This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ कुमार विजय। कुमार साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj, and Mr. Kumar Bijoy. Welcome to the program once again. Thank you. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end higher amid tariff reprieve. Sensex closes above 75,100. Nifty climbs over 420 points. India's forex reserves surge by $10.8 billion to over $676 billion as of April 4th, according to RBI data. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $63.48 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज हुई चौतरफा लिवाली। सेंसेक्स 75,100 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 420 अंक से अधिक उछला। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। ब्रेंट क्रूड के दाम $63.48 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचे। आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार लिवाली की गई। दरअसल जवाबी शुल्क कार्रवाई की गति धीमे पड़ने की संभावना से और आने वाले दिन अच्छे रहने की उम्मीद में आज रौनक बढ़ गई। लोगों ने जमकर खरीदारी की और कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक यानी लगभग 1.75% से लेकर 2% के आसपास बढ़त में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी सभी कंपनियों के सभी कह लें प्रमुख शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,310 अंक यानी 1.77% की बढ़त के साथ 75,157 के स्तर पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 429 अंक यानी 1.92% उछाल के साथ 22,829 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं बेहतर देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.8% की वृद्धि देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices today ended on a strong note following a pause in reciprocal tariffs. Indian markets shrugged off weak global cues where sentiment remained subdued due to persistent concerns over trade uncertainty. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 1,310 points or 1.77% to close at 75,157. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 429 points or 1.92% to settle at 22,829. The broader market indices at the BSE ended higher. The mid-cap index advanced over 1.8% and the small-cap index jumped 3%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Tata Steel rallied over 4.9%, Power Grid advanced over 3.7% and NTPC added more than 3.2%. Conversely, the two laggards were Asian Paints, which decreased by over 0.7%, and TCS, which dropped 0.43%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors registered gains. Among the top gainers, metals soared almost 4.3%. Commodities rose 3.4% and consumer durables gained over 2.9%.
The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 3,115 companies advanced, 846 declined, and 118 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 35 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। रुपए के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 64 पैसे मजबूत हुआ, 86 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक लंबे अरसे के बाद 100 के स्तर से नीचे आकर 99.71 पर कारोबार कर रहा था। सबसे पहले तो कुमार साहब यही समझना चाहेंगे कि बाजार में इस जोरदार तेजी के पीछे मुख्य कारक क्या रहे। जो बाजार में अभी तक गिराने का कारण था जी, वही फिर बाजार को उठाने का कारण बन गया जी। अगर गौर करके देखा जाए तो जो ये 90 डेज का जो एक तरह से कहिए पॉज डाला गया है, वो पॉज नहीं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। और ये पहले भी था कि जब इट इज़ अ नॉट टैरिफ और इट इज़ अ ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर में आप देखेंगे दो जाइंट इकोनॉमी, अगर आप इसके साइज से देखिए तो करीब करीब 43% दोनों मिलके वर्ल्ड के जीडीपी को डिफाइन करते हैं। $115 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वर्ल्ड की इकोनॉमी, और जिसमें 30+ ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएस की और करीब करीब क्लोजर टू 20 ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी चाइना की है। तो ये जो टॉप पोजीशन है, ये दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को लीडर बनाए रखने के लिए। तो एक नेचुरल सा फाइट है, लेकिन इसमें देखने की ये ज़रूरत है। एक पुरानी कहावत है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिसाइड हो या ना हो, लेकिन वहाँ के घास फूस और वहाँ के जो पूरा है वो ज़रूर परेशान और तबाह हो जाते हैं। तो इन दोनों इकोनॉमी को भी, और ख़ास करके नंबर 1 इकोनॉमी जो यूएस की है, वहाँ के पॉलिसी मेकर को और स्पेशली प्रेसिडेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि मार्केट को आप इतना ज़्यादा वॉलेटाइल ना बनावें कि वो फिर रिकवरी में दशक लग जाए। क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी को, मैं इंडिया की बात छोड़ दूं, अगर यूएस के मार्केट को आप चेक करेंगे तो यूएस मार्केट मेरे ख्याल से 1980s के बाद इतना बड़ा फॉल, एक स्टेबल प्रोग्रेसिव मार्केट में सडनली टर्बुलेंस होना, ये तो मैं इसको TTT मानता हूँ, ट्रम्प टैरिफ थंडर। और ये थंडर सिर्फ रेस्ट को नहीं, उनको अपने आप को भी परेशान कर रखा है। इन डिफिनीशन अगर आप लेंगे तो 20% से ज़्यादा अगर मार्केट फॉल होता है अपने नियरेस्ट पिक से, तो जनरली माना जाता है रिसेशन शुरू हो गया मार्केट में। और अगर यूएस को ही देखेंगे तो फॉल है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनहेरेंट स्ट्रेंथ और डोमेस्टिक इतना अच्छा स्ट्रेंथ है कि सस्टेन कर रहा है, और इसके कई सिम्टम्स हैं। और ये भी प्रूफ है कि थोड़ा सा एक हल्का पॉजिटिव न्यूज़ 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर सेंसेक्स को, बल्कि इंट्राडे तो 1400-1500 पॉइंट के आसपास मूव कर रहा था। ये दिखाता है कि हमारी अपनी इकोनॉमी में बहुत अभी स्ट्रेंथ है और वो आगे भी प्रोग्रेसिव रहेगा। यहाँ पर आपका ध्यान बाजार के साथ जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण कारक है रुपया, वहाँ लाना चाहूँगा। आपने एक बड़ा ही अच्छा कह लें कि मुहावरा गढ़ा, ट्रम्प टैरिफ और थंडर, और उसका असर कह लें कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। इसी क्रम में हमारा रुपया और डॉलर, उसके आज विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें जो साप्ताहिक आंकड़े हैं उसमें अच्छी खासी बढ़त हुई है, लेकिन हम वहाँ नहीं, हम डॉलर इंडेक्स पर जाना चाहेंगे। और 100 के नीचे काफ़ी मतलब कह लीजिए लंबे अरसे के बाद ये 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में ये 100 के नीचे पहुंचा है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल क्या यह अमेरिकी डॉलर की कमजोरी को दर्शा रहा, या बाजार में जो अस्थिरता है यानी तूफान का प्रभाव है उसको दर्शा रहा? डॉलर क्या आने वाले दिनों में कमजोर दिखता यानी होता चला जाएगा, क्या दर्शा रहा है ये अभी तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अस्थिरता
और अनिश्चितता का जो माहौल बन गया है जी, वो डॉलर इंडेक्स को नीचे लेके गया है। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं आई तो फिर ये इनकी एक कमजोरी की तरह सामने आ जाएगा और वो अमेरिका के हित में नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे एक सोचने और समझने की बात है। बल्कि जैसे अगर देखें तो चीन के हेड यूरोपियन कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई ये मिलके हम बात करते हैं जी, और ये जो यूनिलैटरल डिसाइडेड हुआ है इसको कैसे काउंटर किया जाए। इवन WTO में भी केस फाइल हो चुका है। ये सारी बातें इंडिकेट करता है कि झुकने की बात नहीं है। और आज ही आप जो चाइना ने भी जो रिटेलिएट किया जी, है जी, जी, तो और रिटेलिएट करने से ज़्यादा एक स्टेटमेंट उनका काफ़ी ध्यान खींचा और वो ये था कि जो ये ऊपर लेके 125% तक जा रहे हैं, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये एक तरह से कहिए कि नॉन वायबल प्रोडक्ट, नॉन अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाइना में बन जाएगा तो यूएस को इनडायरेक्टली हार्म होगा। और सिमिलरली यूएस में जो हो रहा है, यूएस में ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत परेशान करना शुरू कर चुका है। तो फेड रिजर्व जो चीज़ों को संभाल रहा था उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाएगा। तो इसका मल्टी प्रोन, मल्टी डायमेंशन और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ जाएगा। So when we look at this, a lot of theories saying that, yes, the dollar getting devalued, it actually somehow will make American exports more cheaper, more accessible. Maybe it's a strategy. Everybody's saying that whatever really happens, there's a strategy behind it, and sometimes you wonder whether in all this complete madness of stock markets going up and all, as Shakespeare would say, wonder there's a method in all this madness. But to bring it back to the Indian perspective, whether tariffs are going to be an advantage for India in terms of manufacturing and a manufacturing sector, whether the stock market moving up and down, how many people are going to get so much richer, so much poorer. When you see the average Indian's pocket and the expenditure from that pocket or the impact on that pocket, even if the tariffs remain, how do you see that impacting the average Indian? See, if you look from average Indian point of view, you will find out from current account deficit, which is a ultimate identity of India's balance of payment in long run, barring here and there, just a twinkling, current account positivity. So in current account deficit condition, ultimately who pays? It's the common Indian is paying. Right. Whatever the front is there, whether it is oil, technology, engineering materials, anything, whichever you take the balance of payment measure, importing items. Then any kind of appreciation of Indian rupee is ultimately going to, make it very, very, comfortable for the Indian one. This is what we are really looking into. Okay. So what we feel it, if it is now, see, if you look from policy point of view, India is trying to move from, import intensive to export intensive economy, trying to reduce current account deficit and trying to reach to current account surplus. But the most important aspect is how come, immediately you can't make it. So in shorter run, it is going to be good for Indian economy and large middle income, Indian who are buying those products which are mostly imported. Right. यहाँ पर एक यानी लाख टके की बात मैं कहूँ तो ये कि उतार चढ़ाव जो होता है वो हो, आज की जो तेजी आई और कल परसों की जो, यानी कह ली कल परसों मतलब लंबे अरसे में जो हमने गिरावट देखी, यदि हम उसको समझना चाहें तो कुल मिलाकर जो हमारे श्रोता हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको अपना रुख क्या रखना चाहिए बाजार की जो उतार चढ़ाव है उसको? जैसे अब कह लें कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी गिरने पर ख़रीदा है, तो उनको ये 1000 अंकों का, या कह लें कल को फिर 1000 अंक की बढ़त हो जाए तो अच्छा खासा मुनाफा दिखेगा। यानी क्या करना चाहिए ऐसे लहरों की सवारी में आम श्रोताओं को, हमारे छोटे निवेशकों को? देखिए, जब आप निवेशक शब्द उपयोग में लाते हैं तो निवेशक को तो अगर वो मार्केट में इन कर चुके हैं तो अभी उनको बने रहना चाहिए। और ये जो अभी की जो वॉलेटिलिटी है
उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कोई डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए, सेल ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर वो सेक्टर स्पेसिफिक हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक में अगर कहीं कोई नीचे गिरता है तो वो अपना एक पोजीशन और बना लें और अपने पोजीशन को वो मेंटेन करें। आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक और अच्छी खबर है विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर पर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 9 अरब 7 करोड़ डॉलर बढ़ी 574 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण मुद्रा भंडार में 1 अरब 56 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और इसका स्तर 79 अरब 36 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। एसडीआर में 18 करोड़ 60 लाख डॉलर की वृद्धि हुई। आलोच्य अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास केंद्रीय बैंक की रखी निधि 4 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 46 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बढ़ते मुद्रा भंडार पर? ये कंफर्म कर रहा है हमारा कि जो डॉलर इनफ्लो या ओवरऑल इनफ्लो है वो बेटर है, और ये जो बेटरमेंट है ये इंडियन इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथ कर रहा है। देखिए रिजर्व जो है वो आज के डेट में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ की तरह यूज होता है, और मेरे ख्याल से ये अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। सेकेंडली हमें एम्पावर करता है कि जैसे इंडिया जो कहते हैं न्यू इंडिया बन रहा है, हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ विकसित भारत बनाने के जो सपने को साकार करना चाह रहे हैं, उसमें कई तरह के निवेश होंगे जिसमें विदेशी खरीदारी भी होगी और जो भारत सरकार के स्तर पे खरीदारी होगी, उसमें ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की तरह काम करेगा। We have some more data coming in from AMFI. Net inflows into equity mutual funds stood at 25,082 crore rupees in March as compared to 29,303 crore rupees in February. According to data from the Association for Mutual Funds in India, AMFI, released today, the drop in inflows in March came on the back of a fall in net investments into sectoral or thematic funds, which declined to around 170 crore rupees from over 5,711 crore rupees in February, witnessing a dip of 97%. Conversely, inflows into small cap funds increased around 10% to over 4,092 crore rupees, while mid-cap funds saw a marginal rise of 0.9% to around 3,439 crore rupees last month. Systematic investment plan contributions touched 25,926 crore rupees during the month. Meanwhile, debt mutual funds saw net outflows of 2.03 lakh crore rupees in March, contributing to net outflows of 1.64 lakh crore rupees from the Indian mutual fund industry. However, the mutual fund industry's total assets under management for the month rose 1.87% to an all-time high of 65.74 lakh crore rupees. So what do you think? So we are here seeing that normally the increase in inflows in mutual funds over the past year when the market was soaring has been by leaps and bounds. Really, really very good. So here we are seeing a cautionary investor sentiment, because all mutual fund investors are, experts are saying, don't stop your mutual funds, don't stop your SIPs, carry on. But here we are seeing that there has been caution being executed. A little bit it is there, it's true. See, mutual fund is ultimately the sentiment of, small retail players. But I'll give some, point to March month also. March month normally being a year closer and others, that also has got some, impact on, investment behavior. And of course, the kind of market condition has been there. So it is a mixed, you can say, part. But it's not too much of the fall. From 29 to 25, this kind of a little bit up and down. So it's, in my opinion, probably just a pause looking at the volatility. Yes. And again, it will be moving up. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित देश का औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष फरवरी महीने में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार
जनवरी में ये वृद्धि 5% रही थी, जबकि फरवरी में इसकी गति थोड़ी धीमी पड़ गई। आईआईपी के 3 प्रमुख घटक में से बिजली का उत्पादन इस दौरान 3.6% बढ़ा। विनिर्माण में 2.9% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार आलोच्य अवधि में खनन उत्पादन में 1.6% की वृद्धि हुई। विगत वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार उपयोग आधारित आईआईपी वृद्धि दर फरवरी में प्राथमिक वर्ग में 2.8% की रही, जबकि कैपिटल गुड्स क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचा निर्माण सामग्री वर्ग यानी जो भी कहें बुनियादी ढांचा या निर्माण सामग्री वर्ग, इसमें 6.6% की वृद्धि हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में 3.8% की वृद्धि हुई, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट में 2.1% की गिरावट पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में फरवरी 2025 में देखी गई है। इंटरमीडिएट गुड्स सेगमेंट में 1.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर समझना चाहेंगे क्या यानी जता रहे ये आंकड़े और क्या कह रहे हैं? थोड़ा स्लो डाउन हुआ है बट कंपेयर टू फरवरी एंड इट रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट। इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में हमारा जो जैसे आरबीआई ने भी ओवरऑल जीडीपी फोरकास्ट को 6.7 से घटा के 6.5 कर दिया है। ये थोड़ा सा कंसर्न है, चिंता का विषय है। ये जब तक एक्सेलरेट नहीं होगा तब तक हमारा जो टारगेट है वो टाइमली अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है और सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट पे मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने जो सपोर्ट किया है और 2 कंसेक्यूटिव फेज में 25 बेसिस पॉइंट ईच, ये एक थोड़ा सा बूस्टर की तरह काम करेगा और गवर्नमेंट भी इसका संज्ञान लेते हुए जो कुछ जो स्टिमुलस और कुछ जो पॉलिसी सपोर्ट करेगी उससे मेरे ख्याल से रिकवरी बेटर हो जाएगी। Moving on to our next item, Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid foundation stones of 44 projects worth over 3,884 crore rupees at Mehdiganj in Varanasi. These projects include development in road infrastructure, electricity, education and tourism, aimed at enhancing overall growth of the region. Later addressing a public rally, he highlighted the city's rapid development and said Kashi is no longer just a symbol of antiquity, but has emerged as a model of progress. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इटली विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में आज इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक रणनीतिक संबंध वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 15 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और शिक्षा सहित कई क्षेत्र हैं जहां संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे और वैश्विक जैव ईंधन संगठन पर सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम भारत और इटली संबंधों के साथ कह लें कि जो नई परिस्थितियाँ उभरी हैं वैश्विक स्तर पर और दुनिया जिस दिशा में जाती दिख रही है वहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या अब द्विपक्षीय संबंधों पर दुनिया भर में एक बार फिर से नए सिरे से संबंध प्रगाढ़ करने की कवायद चलेगी? जी, ये अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा बैक होके ब्रिटेन को देखूंगा। जी, ब्रिटेन बाहर निकला ब्रेग्जिट के नाम से जिसको हम जानते हैं। जी, उसी तरह देखिएगा कि दूसरे तीसरे कंट्री जर्मनी भी सेपरेटली अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डील कर रही हैं, हर कंट्री से बैलेटरी मिल रही हैं। उसी तरीके से इसको भी, इटली को भी देखा जाए, और इटली जबकि यूरोपियन यूनियन का एक अहम हिस्सा है जी, उसके बावजूद भी इस तरह की जो अब कवायद शुरू हो गई है ये दिखाता है कि अब वो दौर फिर से वापस आ गया है जहां जो एक बड़ा सा यूनियन, बड़ा सा एसोसिएशन जो या ब्लॉक जो काम करता था उससे ज़्यादा लोग अब अपने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं, द्विपक्षीय
व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हित साधना आज उनके लिए आसान होता है और ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत जल्दी ही किसी निर्णायक मोड़ पे पहुंच जाता है, जो बहुपक्षीयों में कई बार नहीं हो पाता है। तो इसको उसी तरीके से देखा जाए और मान के चलेंगे कि ये शुरुआत है। अभी जिस तरह की परिस्थिति और उथल पुथल मचा है उसमें और भी देश आपस में एक दूसरे के प्रति व्यापार नीति निर्धारित करते नजर आएंगे। जी। We also have a report on a Niti Aayog release. The Niti Aayog today released a report titled Automotive Industry Powering India's Participation in Global Value Chains. The report offers an extensive analysis of India's automotive sector. As per the report, in 2023, global automobile production reached approximately 94 million units, and the global automotive components market was valued at $2 trillion, with the export share reaching nearly $700 billion. India has emerged as the fourth largest global producer after China, USA, and Japan, with an annual production of nearly 6 million vehicles. It added that the Indian automotive sector has gained a strong domestic and export market presence, particularly in the small car and utility vehicle segments. The report also highlights that with Make in India and its cost-competitive workforce, India is positioning itself as a hub for automotive manufacturing and exports. आइए आगे बढ़ें, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख दिखा है। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई लगभग 3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.8% घाटे के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी 0.5% की गिरावट हुई। उधर निवेशकों की खरीदारी से हांगकांग का हैंग सेंग 1.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% लाभ के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो वहां भी अंतिम समाचार मिलने तक मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.6% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.6% की वृद्धि थी। वहीं लंदन का FTSE 100 भी 0.35% नीचे चल रहा था। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन ने इस बीच कहा है कि शनिवार से चीन अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर पहले घोषित 84% की तुलना में अब 125% शुल्क लगाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क को 145% बढ़ाने की घोषणा की थी। US stocks fell on Thursday after the previous session's massive relief rally as growing concerns over the escalating US-China trade tensions offset upbeat economic data and talks of trade negotiations with other countries. The Nasdaq Composite shed 4.3%, S&P 500 slipped over 3.4%, and the Dow Jones Industrial Average dropped 2.5%. Earlier, US consumer prices fell in March amid cheaper gasoline, used motor vehicles, and airfares. According to the Labour Department's Bureau of Labour Statistics data, consumer price index dipped 0.1% last month. और चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में सोने चांदी पर ध्यान दें, लेकिन पहले तेल की चर्चा कर लेते हैं, फिर सोने चांदी। Oil prices rose today but were on track for their second weekly loss in a row against a backdrop of investor concern over escalating trade war between the United States and China. Brent crude was trading slightly up by 0.2% at $63.48 per barrel. WTI crude was also trading over 0.2% up at $60.19 per barrel. सर्राफा बाजार चलें तो वहां सोने की चमक आज तेज दिख रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.68% बढ़त के साथ 93,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.55% बढ़त के साथ 93,460 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। MCX पर ध्यान दें तो वहां भी जून में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 1.63% बढ़त के साथ 93,531 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई आपूर्ति वाली चांदी 1.43% की उछाल के साथ 92,909 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से कुमार साहब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you. Thank you, Mr. Kumar Bijoy. And now, listeners, before we close, a look at the headlines once again. Benchmark domestic indices end higher amid tariff reprieve. Sensex closes above 75,100. Nifty climbs over 420 points. India's forex reserves surged by $10.8 billion to over $676 billion as of April 4th, according to RBI data. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $63.48 per barrel. And that's it in today's program. Namaskar. Market